साउंड इज फीबल। और नीचे आपको एक्सप्लेनेशन एम्पलीट्यूड से भी दी हुई है कि अगर एम्पलीट्यूड राइज होगा तो लाउडर साउंड को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर टाइम्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस, इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। इसी तरीके से पिच की अगर हम बात करें तो पिच फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, पिच फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। और फ्रीक्वेंसी का अगर हम वेवलेंथ से रिलेशन देखें, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ से क्या रिलेशन बनता है, इनवर्स। तो शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, आवाज आ रही है ना मेरी सबको जी, आवाज आ रही है मेरी सबको, सही। तो शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, नहीं, फ्रीक्वेंसी का लैम्डा से इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई पिच। और ऐसी वेव जिसकी आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ ज्यादा का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम, इसका मतलब क्या हुआ कि पिच भी क्या होगी, कम होगी, सही है। और यही बात लिखी हुई है, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, और इट इज सेड दैट द साउंड इज श्रिलिंग। बेसिकली पिच के जरिए हम श्रिल और ग्रेव साउंड के अंदर फर्क बता सकते हैं, शायद मैंने पहले भी बताया था, या बहुत सिंपल सी बात है, या इसमें एक एग्जांपल भी लिखी हुई है, बेबीज वॉइस हैज मोर फ्रीक्वेंसी, जाहिर सी बात है थोड़ी सी उनकी पतली आवाज होती है तो ज्यादा पिच वाली आवाज होती है, सही। और अगर आप इसमें ये देखिए कि शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव जो दिखाई हुई है ग्रीन कलर से, तो इनकी वेवलेंथ कम है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ कम है। तो जब वेवलेंथ कम होगा, कम होगी, तो होगा क्या आपके पास, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब क्या हो गया आपके पास, हाई पिच, ठीक है। इसी तरीके से क्वालिटी और टिम्बर के अगर लिहाज से हम बात करें, तो क्वालिटी और टिम्बर जो है, क्वालिटी और टिम्बर वो बेसिकली हमें क्या बताती है, जिसके जरिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो सिमिलर पिच और लाउडनेस वाली साउंड को। क्या मतलब, अगर फोन पे आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, समझ में आ जाती है बात, सही है। या इवन के अगर दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले हो रहे हैं तो आप बआसानी ड्रम की वॉइस और गिटार की वॉइस को पहचान सकते हैं। तो यही चीज जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकें सेम पिच और लाउडनेस को, इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, क्वालिटी और टिम्बर बोलते हैं। तो ये आपके पास थ्योरेटिकल चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये मैट्रिक की चीज है, ये मैट्रिक की चीज है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से तो हम फिर चैप्टर 10 की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी तक तो कोई एमसीक्यू नहीं आया इससे, शायद एक आध आया हो, तो अगर मेरी नजरों से नहीं गुजरा, सही। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हटा दूं, ठीक है। ठीक है, तो चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 की मुझे बेसिक चीजें थोड़ी सी बतानी है। बेटा सितंबर में टेस्ट होगा एनटीएस का या अक्टूबर, बेटा अभी कुछ नहीं पता, सितंबर में तो नामुमकिन ही लग रहा है, क्योंकि 18 को तो केपीके की डेट आई है, और फिर सॉरी 20 की सितंबर की, और 18 अक्टूबर की जो है वो पंजाब साइड पे आई है, तो पंजाब के बाद ही यहाँ पे सिंध में टेस्ट होता है। तो चांसेस यही है कि मैक्सिमम अगर बहुत जल्दी भी हुआ तो अक्टूबर का एंड, ये भी बहुत जल्दी बता रहा हूँ। तो चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बेसिक चीजें हैं ना चैप्टर 10 की, सही, उसको जो थ्योरेटिकल रिलेटेड है उसको मैंने पीडीएफ, सॉरी पीडीएफ कह रहा हूँ, पावर पॉइंट की स्लाइड्स में बना लिया है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, तो इससे फायदा थोड़ा सा ये होगा आप लोगों को कि
उसी वक्त जो आप लोगों को जल्दी जल्दी चीजें लिखनी होती थी, उससे आप लोग बच जाएंगे, उससे आप लोग बच जाएंगे। होगा क्या कि आप लोग सुकून से जो है वो चैप्टर 10 रहता है और चैप्टर नंबर 5 एक दिन का चैप्टर है, चैप्टर 10 रहता है, और जिनका 4 रह गया है, वर्कशीट रह गई है, वो जरूर करवाऊंगा मैं फिर उसके बाद। सही है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। 7 की वर्कशीट रहती है, चलें 7 की वर्कशीट करवा दूंगा 7, तो फिर 4 हो चुका होगा आप लोगों का, फिर 7 रहता होगा। 7 भी छोटा सा है, जिनका रहता है उनको बिल्कुल करवाऊंगा, वो परेशान ना हो। जिनका रहता है उनको बिल्कुल करवाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हैं, बोल भी चुका हूं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 शो हो रही है स्क्रीन सबको? स्क्रीन सबको शो हो रही है? असल में जो थ्योरी की चीजें थी उसको मैंने एक साथ इस चीज में कंपाइल कर लिया, ताकि थोड़ी सी समझाने में आप लोग को आसानी, और लिखने में आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से बाद में लिख लें। सही है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में चलें, सबसे पहली बात अगर मैं लेंस की करूं और आप लोगों से मैं लेंस की डेफिनेशन पूछूं, आगे आएगी अभी लेंस की डेफिनेशन। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और से सुनिएगा, थोड़ी सी सुनने की बातें थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि जो थ्योरी की चीजें हैं और जो मैट्रिक रिलेटेड चीजें हैं उसको मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाना है। लेंस को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, बिल्कुल सही, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि दोनों साइड से लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकता है। मैं रिफ्रैक्ट कह रहा हूं, रिफ्लेक्ट नहीं। मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन लेंसेस क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं। अभी रिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन भी पढ़ते हैं। तो अगर हम लेंस को डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, सही, जिससे, जो कि दोनों साइड से लाइट को क्या कर सकता है, रिफ्रैक्ट कर सकता है। ठीक, दोनों साइड से लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, मिरर में रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन की अगर आप बात करें, ये तमाम चीजें बहुत तेजी तेजी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत आसान सी चीजें हैं। रिफ्लेक्शन वगैरह सब आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ जस्ट बना लिया है, सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू देने के लिए, ताकि थोड़ी सी चीजें आप लोगों को रिकॉल हो जाए। रिफ्लेक्शन की अगर आप बात करें तो रिफ्लेक्शन सबको पता है। सिंपल डेफिनेशन अगर बात करें रिफ्लेक्शन की, तो हम ये कहते हैं बाउंसिंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, यानी कि लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराने के बाद उसी सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि दिखाया भी जा रहा है कि वो लाइट रे जो आकर किसी मीडियम से आ रही होती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे आके वो टकराती है दूसरी सरफेस से, सरफेस से उस पॉइंट को हम पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट जिस मीडियम से आए, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराने के बाद उसी सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाए। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जी बेटा, चैप्टर 10 अभी स्टार्ट किया। फिर हम क्या करते हैं, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इस रेड लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल की लाइन बोलते हैं। नॉर्मल किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं। तो अगर आप इस प्लेन मिरर के इस रेड लाइन को देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस लाइन को हम नॉर्मल की लाइन बोलते हैं, जो कि कहाँ से ड्रॉ होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ होती है, परपेंडिकुलरली बिल्कुल। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास दो एंगल मिलते हैं हमें। एक एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इंसिडेंट रे के साथ बनता है, और एक कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है। और अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, जो कि हमें किसने बताए थे, कौन से साइंटिस्ट ने बताए थे, जल्दी बताइए। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम था मुस्लिम साइंटिस्ट का, इब्नुल, कुछ लोग हैशम भी बोलते हैं, हैतम भी बोलते हैं, तो जिस तरह प्रोनाउंस करना चाहें आपकी मर्जी। तो मुस्लिम साइंटिस्ट इब्नुल हैशम ने बताए थे। दो लॉस थे, क्या क्या थे, दोनों नीचे लिखे हुए हैं। पहला लॉ क्या था, इंसिडेंट रे
नॉर्मल, ये जो रेड लाइन है, नॉर्मल 90 डिग्री पर कैसे हुआ बेटा? ये रेड लाइन को आप देख रही हैं, ये स्ट्रेट आकर प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। ये जो रेड लाइन है ये प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री का परपेंडिकुलरली आ रही है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के साथ 90 डिग्री नहीं कह रहा, मैं प्लेन मिरर के साथ कह रहा हूं। तो दो लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन के ऊपर सब लाई कर रहे हैं। और दूसरा लॉ क्या होता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो ये बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं। सही है? सही। आगे बढ़ जाऊं? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। आगे बढ़ जाऊं? पूछते हुए आगे बढ़ रहा हूं, बहुत सुकून सुकून से, जल्दी नहीं है, आराम आराम से, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। सही। इसी तरह फिर आपके पास एक और फिनोमेना होता है जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या है रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रे जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना है। अब लाइट उसी सेम मीडियम में नहीं जाएगी, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना। लिखा हुआ है द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाजमी सी बात है, और ये बात आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो या तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है या तो नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है। सही। वो डिपेंड करेगा कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर हो रही है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक रेयरर मीडियम पढ़ाया था और एक डेंसर मीडियम पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है? चैप्टर 9 में बताया था मैंने, याद है? रेयरर और डेंसर मीडियम, जी याद आ रहे हैं ना? क्या बताया था मैंने? जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है, जब थिन फिल्म का फिनोमेना पढ़ाया था पूरा, मैंने बताया था जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है वो डेंसर मीडियम कहलाता है, और जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है वो रेयरर मीडियम कहलाता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। सही। तो यहां पर एयर रेयरर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है, 1.33 वाटर का होता है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो या तो बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या मूव करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आप इस फिगर को देखें जो आपके सामने शो हो रही है तो आपको ये बात क्लियरली नजर आ रही है। अगर मैं एरो अपवर्ड दिखाया गया कि एयर की तरफ जा रही है, अगर हम इसको रिवर्स कंडीशन में लें, सपोज कि ये वाली लाइट रे जो है वो एयर से आ रही है, तो जब वो एयर से आएगी तो ये रेड डॉटेड लाइन ये दिखा रही है कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन जब वो एयर से आ रही है और जब वो वाटर में एंटर हो रही है तो हुआ क्या कि वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो समझ में क्या आ रहा है? समझ में हमें ये आ रहा है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आती है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। आप देख सकते हैं रेड रेड डॉटेड लाइन आपको ये दिखा रही है कि लाइट रे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? बैंड हो गई। और अगर इसी को रिवर्स करके देखें, सपोज कि ये लाइट रे वाटर से आ रही है, तो जब ये लाइट रे वाटर से आ रही है तो इसको स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था थोड़ा, लेकिन क्या हुआ? ये वाली लाइट रे कहाँ हो गई? नॉर्मल से मजीद अवे मूव कर गई। तो समझ में क्या आ रहा है? जो छोटे छोटे से पॉइंट है उसको लिखते जाइएगा अपने पास अगर लिखना चाहें। क्या? कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो वो बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, यानी कि जब वाटर से एयर में जा रही है, तो वो मजीद नॉर्मल से कहाँ मूव कर रही है? अवे मूव कर रही है। ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो, इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें?
क्योंकि थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर है, थ्योरी स्टार्टिंग में ऐसी होगी, आगे जाके चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में तो आपके पास ऐसे ही है। अगर हम लॉस की बात करें रिफ्रैक्शन के, तो रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। डेंसर टू रेयर वाला पॉइंट दोबारा बता दें। मैंने कहा जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है, जैसे कि वाटर से एयर में जा रही है, तो आप देखें लाइट क्या हो रही है, मजीद लाइट रे नॉर्मल से अवे मूव कर रही है। तो क्या समझ में आया, डेंसर टू रेयरर लाइट मूव करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयरर टू डेंसर जब आए तो लाइट बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, लाइट बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन के अगर हम लॉस की बात करें, तो जिस तरह रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, उसी तरह रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। पहला लॉ वही सेम होता है, बस फर्क क्या होता है, इंसिडेंट रे, यहाँ पर भी इंसिडेंट रे होगी, वो लाइट रे जो आके टकराएगी दूसरे मीडियम में एंटर हो रही होगी उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे हमने रिफ्लेक्टेड पढ़ा था, यहाँ पे लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, पहला पॉइंट तो सेम ही है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस लॉ को आप क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इस लॉ को आप क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, अगर याद आ रहा हो आप लोगों को। द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, यानी कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल आई और साइन एंगल आर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में नहीं आया, अच्छा जी। अगर आप इसमें देखें, सपोज कि अगर मैं ये लाइट रे को कंसिडर करूं, ये लाइट रे एयर से आ रही है तो दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराई, तो इस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जब वो वाटर के अंदर एंटर हो गई तो ये जो ब्लैक लाइन है इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट हो गई ना दूसरे मीडियम में। और ये लाइन क्या है, डॉटेड लाइन नॉर्मल। तो क्या ये तीनों लाइट रेज जो हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, तो एक ही प्लेन के ऊपर तो लाई कर रही हैं सारे, सही। तो सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ कहलाता है, जो कि होता क्या है, साइन एंगल आई और साइन एंगल आर। लेकिन याद रखें एक पॉइंट, क्या, स्नेल्स लॉ जो है बेटा, स्नेल्स लॉ जो है वो कभी भी किसी मीडियम का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बताएगा, ये हमेशा कंपैरिजन बताता है दो मीडियम्स के दरमियान का। अगर आप नीचे वाली लाइन को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, जिसको लिखते किस तरह है, N21। 21 क्या बता रहा है, मीडियम टू टू वन। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं, इसकी वजह क्या है, देखें। इसकी वजह क्या है, मैं अगर आपको ग्लास स्लैब से समझाऊं, सपोज कि ग्लास स्लैब है, ये लाइट रे आई, इस लाइट रे को आप क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, सही है ना, इसको आप इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां आके टकराएगी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल की लाइन ये हो गई। तो नॉर्मल की लाइन से जो इंसिडेंट का एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लाइट रे एयर से आ रही है, किस में एंटर हो रही है, ग्लास में। तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, एयर इज अ रेयरर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो क्या होती है, बैंड होती है, कहां, टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो मूव करती है कहां, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अभी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आ रही है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ग्लास का ज्यादा होता है। तो जब वो ग्लास के अंदर एंटर होगी तो क्या होगी, बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, जाना ऐसे चाहिए लेकिन क्या होगी, बैंड होते हुए जाएगी। तो इस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, सही।
और ये कहलाती है क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल का जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली स्नेल्स लॉ जो है, जिसको आप एन से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। तो बेसिकली स्नेल्स लॉ आपको हमेशा कंपैरिजन बताएगा दो मीडियम्स के दरमियान का, कभी भी एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बन रहा है वो एयर में बन रहा है, और एंगल आर कहां बन रहा है, दूसरे मीडियम में बन रहा है। तो बेसिकली एंगल आई और एंगल आर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया, साइन एंगल आई और साइन एंगल आर। तो एंगल आई का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बताता, ये हमेशा कंपैरिजन बताता है दो मीडियम्स के दरमियान का, यानी कि मीडियम 2 मीडियम 1 से कितने टाइम्स ग्रेटर है या कितने टाइम्स लेस है। सही है? तो इस बात को याद रखिएगा कि स्नेल्स लॉ कभी भी किसी मीडियम का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बताता, ये हमेशा आपको क्या बताता है, दो डिफरेंट, मतलब दो मीडियम्स के दरमियान का कंपैरिजन बता रहा होता है। सही है? अगर हम एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, जिसको आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, उसके लिए हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं जो मैंने आपको चैप्टर 9 में पढ़ाया था, याद आ रहा है, N इज इक्वल टू सी ओवर वी। बता चुका हूं ये 9 में। यहां सी किसको डिनोट करता है, वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, याद है ना, एयर या वैक्यूम, और वी स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। इसी फॉर्मूले को अगर आपको याद हो तो मैंने लैम्डा ओवर लैम्डा डैश भी लिखवाया था, याद आ रहा है बच्चों, चैप्टर 9 बताया था ना ये फॉर्मूला। जी, ये आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहलाता है, यानी कि जो एक मीडियम के लिहाज से, यानी कि आप ये कह लें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इस तरह डिफाइन करते हैं, जब पहला मीडियम एयर या वैक्यूम हो। सही? जब एक मीडियम आपके पास एयर या वैक्यूम हो और फिर लाइट उससे किसी और दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, तो उस कंडीशन में जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, जिसका फॉर्मूला हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था, सी ओवर वी, जिसको हम लैम्डा ओवर लैम्डा डैश भी कह सकते हैं। यहां पर सी किसको डिनोट करता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ये सब बता चुका हूं चैप्टर 9 में। और वी किसको डिनोट करता है, अदर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा। मैंने ये कहा कि स्नेल्स लॉ हमेशा दो मीडियम के दरमियान का कंपैरिजन बताएगा, कभी भी एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बताता। ये बताता है कि दूसरा मीडियम पहले मीडियम से कितने टाइम्स ग्रेटर या लेसर है, कंपैरिजन, क्योंकि एक दूसरे मीडियम और एक दूसरे मीडियम के अंदर एंगल जो है आई और आर दोनों दूसरे मीडियम में बन रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एक मीडियम को, पहले मीडियम को कांस्टेंट क्या कंसिडर कर लें, एयर या वैक्यूम, उस कंडीशन में जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगी एयर या वैक्यूम से, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, और जिसमें हमें इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, लिहाजा ये आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। सही है? आगे बढ़ें। तो दो लॉज हो गए आपके पास रिफ्रैक्शन के। बाकी मैंने आपको ये पॉइंट भी लास्ट चैप्टर 9 में बताया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रेयरर से डेंसर में जाने के लिए वी और लैम्डा दोनों डिक्रीज होता है, शायद बताया हो चैप्टर 9 में, वैसे मुझे याद पड़ रहा है मैंने बताया है। और जब डेंसर से रेयरर में आती है वी और लैम्डा दोनों इंक्रीज होते हैं, याद है बताया था ये। क्योंकि यहां पर एयर क्या है, रेयरर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहां पर होती है, एयर होती है ना, हवा में या वैक्यूम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर से अगर लाइट वाटर के अंदर जा रही है तो एयर में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा,
तो रेयरर से डेंसर में जाते हुए वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम। तो जब स्पीड कम होती है तो v का रिलेशन लैम्डा से डायरेक्ट होता है। ये पॉइंट भी मैं बता चुका हूं, पूरा हमने पढ़ा था डिटेल में थिन फिल्म के अंदर कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेयरर से डेंसर में v डिक्रीज तो लैम्डा भी डिक्रीज होता है, और डेंसर टू रेयरर के अंदर v इंक्रीज होता है तो लैम्डा भी इंक्रीज होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, रेयरर टू डेंसर v और लैम्डा दोनों डिक्रीज होते हैं, और जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है v और लैम्डा दोनों इंक्रीज होते हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि कितना लाइट को कोई एक, मतलब जब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये समझा रहा होता है कि कितना लाइट को वो अपने मीडियम के अंदर बैंड कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे कर रहा है फ्रॉम द नॉर्मल। बेसिकली वो ये बेंडिंग को समझा रहा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास ये बता रही होती है कि जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है तो उसमें ज्यादा लाइट जो है वो बैंड होगी या मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रीक्वेंसी में कब चेंज आएगा, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी में आपके पास सिर्फ एक ही मीडियम में रहते हुए बात होगी तो आप कह सकते हैं बिल्कुल कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के लिहाज से फ्रीक्वेंसी का v से डायरेक्ट रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी का लैम्डा से इनवर्स रिलेशन होता है। जब एक ही मीडियम में रहते हुए बात होगी तो आप इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। लेकिन जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर हो एक से दूसरे मीडियम में तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये बात भी हम 9 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं। म्यू के नीचे 2 1 क्यों लिखा, ये बात मैं पहले ही बता चुका था, दोबारा सुन लीजिए। 2 1 इसलिए लिखा है क्योंकि स्नेल्स लॉ हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद मीडियम 2 टू मीडियम 1 इसका रेशियो बता रहा होता है। यानी कि ये बता, मैंने कहा ना कंपैरिजन बताता है, 2 to 1 का कंपैरिजन बताएगा, यानी कि जिस मीडियम के अंदर लाइट एंटर हो रही है वो मीडियम बेसिकली कितने गुना ज्यादा या कम है, तो ये कंपैरिजन बता रहा होता है 2 to 1। और अगर हम अब आप इसको 1 to 2 लिखना चाहें, सही है, तो रिवर्स करते हैं फिर हम इसको लिखने के लिए 1 2 लिखें। ठीक है आगे बढ़ें। असल में मेरी आदत नहीं है कि मैं स्लाइड से पढ़ाऊं, इसलिए मैंने स्लाइड हटाई दी। कुछ चीजें आगे यूज होंगी स्लाइड के अंदर तो वो बता दूंगा, वरना मेरी आदत नहीं है। असल में मुझे खुद मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, ठीक है। बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है। जो आसान आसान सी चीजें हैं वो मैं स्लाइड पे दिखा देता हूं आप लोगों को, देखें। जो आसान आसान सी चीजें हैं वो मैं स्लाइड पे दिखा देता हूं। शो हो रही है स्क्रीन आप लोगों को। अब ये एक आसान सी चीज है, क्या, लेंस को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैं अभी शो कर दूंगा बेटा, सेंड कर दूंगा। लेंस की मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताई स्टार्ट में, क्या बताई कि लेंस क्या है, ऐसा मीडियम जो कि दोनों तरफ से लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकता है। या एक और डेफिनेशन आपको यहां पे नजर आ रही होगी, लाइट लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द बीम ऑफ लाइट। डेफिनेटली अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो वो लाइट को कन्वर्ज करेगा, और अगर कॉनकेव लेंस होगा तो वो लाइट को डाइवर्ज करेगा। नीचे आपको देखें शो करके दिखाया हुआ है, अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस फिगर को देखें, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। कॉन्वेक्स लेंस आपके पास जिसकी एजेस क्या होती हैं, थिन, सेंट्रल पार्ट क्या होता है, थिक होता है। जिसकी एजेस क्या होती हैं, थिन,
और सेंट्रल पार्ट क्या होता है, थिक होता है, सही है। जिसकी एजेस होती हैं थिन और सेंट्रल पार्ट थिक होता है उसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और जिसकी एजेस आपके पास थिक होती हैं, सेंट्रल पार्ट थिन होता है, उसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। ये आपके सामने ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर कॉन्वेक्स लेंस से स्ट्राइक कर रही हैं, और स्ट्राइक करने के बाद एक ही पॉइंट के ऊपर सबके सब क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताइए। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, जो चीज होगी बोर्ड पे बिल्कुल बताऊंगा। थिक और थिन वाली बात बता दें। बेटा मैंने कहा अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को देखें तो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसकी एजेस थिन होती हैं, सेंट्रल पार्ट थिक होता है। एजेस थिन, सेंट्रल पार्ट थिक। कॉनकेव, एजेस थिक, सेंट्रल पार्ट थिन। और कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? ये बहुत इजी चीजें सारी मैट्रिक की हैं। टू फोर फाइव सेवन जी कह सकते हैं बिल्कुल। ये सारी मैट्रिक की चीजें हैं, इसमें कोई भी आपके पास नई चीज नहीं है। ये सारी मैट्रिक की चीजें हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। ये हम सिर्फ मैट्रिक की चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए रिकॉल करवा रहा हूं ताकि थिक थिन अगेन बता दें। बेटा मैंने कहा कि जिसकी एजेस थिन होती हैं, पतली होती हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस और सेंट्रल पार्ट उसका थिक होता है। जबकि कॉनकेव लेंस क्या होता है? जिसकी एजेस थिक होती हैं, जिसकी एजेस थिक होती हैं, सेंट्रल पार्ट थिन होता है, वो है आपके पास कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? ये नीचे आपको एक फिगर नजर आ रही है, उससे आपको समझ में आएगा कि इसको हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट उससे आके स्ट्राइक करती हैं तो क्या करता है, वो तमाम की तमाम लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, बिखेर देता है, सही, डिफरेंट एंगल्स पर। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट उससे स्ट्राइक करती हैं तो वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है तमाम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डिफरेंट एंगल्स पर, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। गौर से आप सुनिएगा जो पॉइंट बता रहा हूं, गौर से आप सुनिएगा जो पॉइंट बता रहा हूं, और इस फिगर को देखिएगा। जब हम उस डाइवर्जिंग रेस को बैकवर्ड एक्सटेंशन देते हैं, जब हम उन डाइवर्जिंग रेस को बैकवर्ड एक्सटेंशन देते हैं, अगर आप देखें गौर से तो इसमें आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है। हर डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड एक्सटेंशन दिया गया है डॉटेड लाइन से। तो जब आप इन डाइवर्जिंग रेस को बैकवर्ड एक्सटेंशन देते हैं तो ये तमाम की तमाम लाइट रेस भी एक पॉइंट के ऊपर आकर कन्वर्ज हो रही होती हैं, एक पॉइंट के ऊपर आकर कन्वर्ज हो रही होती हैं। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? जब आप डाइवर्जिंग रेस को बैकवर्ड एक्सटेंशन देते हैं, ये डॉटेड लाइन से बैकवर्ड एक्सटेंशन, दोबारा सुने, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, उसने क्या करा, डाइवर्ज कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया, बिखेर दिया, सही। फिर ये जो सॉलिड लाइंस हैं उसके पीछे देखें डॉटेड लाइन बन रही है, सारी चारों सॉलिड लाइन से बैक डॉटेड लाइन बनाई जा रही है। तो ये इसीलिए बनाई जा रही है, ये दिखाया जा रहा है कि ये जो सॉलिड लाइन जो कि डाइवर्ज कर रहा है कॉनकेव लेंस, जब आप उसको बैकवर्ड एक्सटेंशन दे रहे हैं जो कि डॉटेड लाइन से शो करा जा रहा है, तो ये चारों की चारों डाइवर्जिंग रेस को जब बैकवर्ड एक्सटेंशन देते हैं तो ये भी एक पॉइंट के ऊपर आकर मिल रही होती हैं। अब पॉइंट क्लियर हुआ? 2510 जी हाँ बिल्कुल, 2457 यही मतलब है। 2510 अब क्लियर हो गया पॉइंट?
इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, उनको हम बैकवर्ड एक्सटेंशन देते हैं, डॉटेड लाइन, लेकिन हर हालत में वो क्या होती हैं, एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। सही है? तो ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखें, अगर आप इसको देखें गौर से, ये पैरेलल लाइट को भूल जाएं अगर आप, जो आ रही हैं, जो स्ट्राइक कर रही हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ये जो F1 पॉइंट है, इसी से तमाम लाइट रेज बाहर निकल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, अपेयर्स टू डाइवर्ज। ऐसे ही लगेगा ना कि इस एक पॉइंट से जो है वो सारी लाइट रेज जो है वो बाहर निकल रही हैं। अभी तमाम बातें बताता हूं आहिस्ता आहिस्ता। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज याद नहीं रखनी, वो कांस्टेंट है, छोड़ दें उसको, वो बता दी जाती है। बाकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। बल्जिंग इनवर्ट का मतलब, ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये देखें क्या लिखा हुआ है, यहां से ये लेंस जो है वो थोड़ा सा अंदर इस तरीके से थिन हो रहा है, और यहां से अगर एजेस को देखें तो वो थिक है, तो ये बताया जा रहा है। बेटा बताया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको ये बताती है कि लाइट रे उस मीडियम के अंदर कितनी ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। मैं थोड़ी सी इस चीज को देखिए, अगर आपको समझ में आए। ये जो O पॉइंट है लेंस का सेंटर पॉइंट, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अभी सारी डेफिनेशंस आगे आएंगी, अभी सारी डेफिनेशंस आगे आएंगी। टू 510 बेटा, ये पॉइंट मैंने चैप्टर 9 में बताया था कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से आकर डेंसर मीडियम से टकराती हैं और जब टकराकर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं कुछ पार्ट ऑफ लाइट, तो उसके अंदर 180 डिग्री का फेस रिवर्सल आता है। ये बात तो 9 चैप्टर में हमने पढ़ी थी जी। इस लाइन को, चलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा। ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। क्या कहा हमने कॉन्वेक्स लेंस को? वो लेंस जिसकी एजेस थिन होती हैं, सेंट्रल पार्ट थिक होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया, सही, क्योंकि जब उसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक करती है तो वो इन तमाम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। सही, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देता है। ये जो पॉइंट आपको बीच में नजर आएगा, ये जो पॉइंट जिसको आप O कह रहे हैं सपोज, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, जिसको अगर आप डिफाइन करें, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सब शो हो जाएंगी। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर आपके पास क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सही, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है लेंस का जहां पर लाइट रे अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, जहां पर लाइट रे, जहां से लाइट रे अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं। ज्योमेट्रिकल सेंटर को आप ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, या आप ऑप्टिकल सेंटर को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वो पॉइंट होता है जहां से लाइट रे अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए। देखिए मैंने स्ट्रेट गुजार दी बिल्कुल, तो इस पॉइंट को जहां से लाइट रे अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ज्योमेट्रिकल सेंटर कहें या वो पॉइंट जहां से लाइट रे अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं।
जी, जिस तरीके से भी गुजर जाए, मतलब जिस एंगल से आ रही होगी बनाते हुए उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब उसी एंगल से पास होते हुए स्ट्रेट चली जाएगी, डिफ्लेक्ट नहीं होती। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सही है। और वो पॉइंट जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। मैं समझा रहा हूं, डेफिनेशन आपको सारी मिल जाएंगी वहां पे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। वो पॉइंट जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट के ऊपर आकर मिल रही होती हैं, कन्वर्ज हो रही होती हैं, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सही। मैं आपको दिखा देता हूं अभी स्लाइड पे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए थोड़ा सा। और अभी जो हमने पढ़ा, ये देखिए, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक हो रही हैं, F2 पॉइंट पर मिल रही हैं। ये F1 और F2 हैं दोनों सेम, बस कहा क्या जा रहा है, जो लेफ्ट साइड पे प्रिंसिपल फोकस होगा उसको F1 से डिनोट करा जा रहा है, जो राइट साइड पे है वो F2 से डिनोट हो रहा है। तो ये जो F2 पॉइंट है इसको आप क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। या ये जो F1 पॉइंट है इसको भी आप क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो वो पॉइंट जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज हो, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये पॉइंट समझ में आया सबको? सही। जहां पे कन्वर्ज हो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिहाज से। तो अगर आप इसको देखिए, तो क्या आप प्रिंसिपल फोकस को इस तरह डिफाइन नहीं करेंगे? वो पॉइंट जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज हो वो भी प्रिंसिपल फोकस, या अपियर्स टू डाइवर्ज हो, यानी कि वो पॉइंट जहां से लग रहा हो कि तमाम लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, उस पॉइंट को भी आप प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं। तो अपेयर्स टू डाइवर्ज वाला वर्ड आप कॉन्केव के लिए यूज करेंगे, जबकि अगर कॉन्वेक्स के लिए हाथ से बात करें तो कॉन्वेक्स में आप ये कहते हैं कि वो पॉइंट जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज हो उसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्केव के लिहाज से बात करें तो आप इसी को इस तरीके से कहेंगे कि वो पॉइंट जहां से तमाम लाइट रेज ऐसा लग रहा हो कि डाइवर्ज हो रही हैं, उस पॉइंट को आप कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया बच्चों ये पॉइंट? डेफिनेशन मैंने कहा अभी आगे मिल जाएगी आपको। क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? तो आगे बढ़ूं जल्दी से, टाइम हो चुका है, सर भी आ चुके हैं भाई, 1 मिनट और। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, प्रिंसिपल फोकस क्लियर हो गया। सही है। ये जो लाइन आपके पास स्ट्रेट गुजर रही है प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई, ये लाइन जो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई गुजर रही है, इस लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये मैट्रिक की चीजें हैं सारी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई हो, न्यू कुछ भी नहीं है, सब रिकॉल कर रहे हैं हम सिर्फ। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सही है। और ये जो 2F का पॉइंट है, 2F के पॉइंट का मतलब क्या है? कि जितना F1 का डिस्टेंस है O से, उतने ही डिस्टेंस पे अगर आप एक और पॉइंट लगा लें तो वो 2F1 बन जाएगा पॉइंट, यानी कि 2F का पॉइंट बन जाएगा। सही। इस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस डिस्टेंस को बोलते हैं 2301, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस का नाम है। अभी मैं आगे एक और डायग्राम दिखाऊंगा आप लोगों को फिगर, तो आप लोगों को बात और क्लियर हो जाएगी, अभी और क्लियर हो जाएगी। देखें ये तो सारी डेफिनेशन आ गई, अभी छोड़ दें इस डेफिनेशन को, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इससे आपको कुछ क्लियर होगा, इससे आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर होगा। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस जो है या कॉन्केव लेंस जो है वो सिमिलर स्फीयर्स से बनाए जाते हैं कट करके। अभी बता रहा हूं बेटा, दो सिमिलर स्फीयर्स को कंसिडर करते हुए बनाए जाते हैं। तो देख रहे हैं, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है। मैं भी कॉन्वेक्स लेंस के लिहाज से अगर बात करूं तो पहले स्फीयर का सेंटर C1, दूसरे स्फीयर का सेंटर C2, इसी को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये सिमिलर स्फीयर हैं,
सिमिलर स्फीयर का मतलब इनका रेडियस सेम होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह दो सिमिलर स्फीयर को मिलाकर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया जाता है। तो ये पॉइंट ओ पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिफाइन करा। और ये जो C1 और C2 हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप क्या डिफाइन करेंगे कि उस स्फीयर का सेंटर होता है ये जिस स्फीयर से लेंस को कट करके बनाया जाता है। ये उस C1 और C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये उस स्फीयर के सेंटर्स हैं जिससे लेंस को कट करके बनाया जाता है। तो आपको देख नजर आ रहा है कि C1 और C2 क्या हैं, स्फीयर्स के सेंटर्स हैं जिससे कट करके लेंस को बनाया जा रहा है। और ये लाइन जो पूरी गुजर रही है स्ट्रेट C1 और C2 को भी और O से भी पास होते हुए जा रही है, इस लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। यहां पे भी आपको नजर आ रहा है। तो ये कुछ क्लियर हुआ इस डायग्राम से? इस डायग्राम से कुछ क्लियर हुआ? कि लेंसेज को किस तरह कट करके बनाया जाता है, सबसे पूछ रहा हूं। और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको सेंटर कहेंगे आप, रेडियस कहेंगे, सॉरी। सर्किल का रेडियस किस तरह डिफाइन करते हैं आप? सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाएगा। तो अगर आप देखें तो C2 से लेकर O तक का पॉइंट पूरा डिस्टेंस जो होगा रेडियस, मैं डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, 1 मिनट दिखा रहा हूँ डेफिनेशन। ये लिखी हुई डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा, द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। जाहिर सी बात है ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे लेंस को कट करके बनाया जाता है। आगे वही बात लिखी हुई है जी, आगे लाइन के ऊपर आता है उस स्फीयर का सेंटर तो होगा, लेकिन लाइन के लिहाज से अगर देखें तो अजम्पशन ही होती है ये। बाकी ये देखें सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है कि ये दो सेंटर से मिलकर बनाए जाते हैं, इसलिए इनके दो स्फीयर्स होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक राइट साइड पे भी और एक लेफ्ट साइड पे भी। और फोकस को मैंने क्या डिफाइन करा, फोकस बेटा बेसिक चीजें अगर समझ में आएंगी ना तो ये चैप्टर आगे का समझ में आएगा, वरना ये चैप्टर आगे का समझ में नहीं आता। क्योंकि A-levels वालों के लिए ये चैप्टर काफी नया होगा, वो लोग नहीं पढ़ते इस चीज को, इन चीजों को आगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये लोग नहीं पढ़ रहे होते, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह। इसलिए ये बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो आगे चीजें समझ में आएंगी। फोकस की डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। पैरेलल लाइट कन्वर्ज हो या अपेयर्स टू डाइवर्ज हो, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की मैंने आपको लाइन बता दी, वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर से पास हो रही हो उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको बता दिया, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है या वो लाइन या वो पॉइंट जहां से लाइट रे अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाए, ये भी मैंने आपको बता दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर से कर्वेचर तक का फासला, रेडियस एक डिस्टेंस है। हाँ आगे का नहीं पढ़ा, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन ये चीजें रिकॉल हो जाएंगी तो फिर आगे की चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से। बस एक आखिरी चीज खत्म फिर। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ओ से लेकर यानी कि अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये है आपका फोकल लेंथ, O से लेकर F2 तक का फासला, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन थी, इसको मुझे थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ाना था इसीलिए मैंने आप लोगों को इसमें दिखा दी। आगे की जो चीजें होंगी वो हम फिर डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इसको रिकॉल करवाना जरूरी था। बाकी फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोबारा बता देंगे, ये रहा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का फासला। रेडियस, सर्किल का रेडियस किस तरह डिफाइन करते हैं आप,
सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यही तो है आपका रेडियस। सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाएगा, तो यही है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ या फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस को रिकॉल कर लेंगे, इमेजेस को रिकॉल कर लेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, कहाँ पे इमेजेस बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसको आप याद रखेंगे। ठीक, तो फोकल लेंथ आपके पास ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। मैं कर दूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, इन चीजों को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। मैं अभी आप लोगों को चैट पे भी इसको सेंड करवा देता हूँ। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इमेज की फॉर्मेशन और फिर बाकायदा जो टॉपिक है एक्चुअल उसको स्टार्ट करेंगे। R2F के बराबर, चलें मैं इस चीज को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आराम से समझा दूंगा। अभी समझा, नेक्स्ट क्लास में सुकून से समझा दूंगा।